आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ द सेल, कोशिकाओं के अंग। कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली जो कोशिका के अंग हैं। जो ये सेल ये कोशिका जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी किसके अंतर्गत आती है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती है, जिसका मेन जो एक वो है इसका यूकेरियोटिक कोशिकाओं को किनको हम यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे? उनको कहेंगे जिसमें आवरण युक्त हमको केंद्रक देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं। और इसके जो अंदर प्रदव्य जालिकाएं होती है, इसके अंदर कंकाल की तरह कार्य करती है और इसके आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं केंद्रक में। अब देखेंगे पार्ट ऑफ द सेल। कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली। जो अंग होते हैं दो रूप में हम देखेंगे, दो तरीके के होते हैं, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति के रूप में, और दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंतर्गत क्या जाता है? साइटोप्लाज्म और केंद्रक आ जाता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? यह कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये जो बाहर प्लांट सेल में मुख्यतः हम पादप कोशिकाओं में भी देखते हैं कि ये जो दो लेयर हमको दिखाई देगी, जो बाहर वाली होती है वो सेल वॉल होती है और जो अंदर वाली होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। यही पादप कोशिका और जीव कोशिका का एक हम अंतर देख सकते हैं। और इसमें पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि इसमें नहीं पाया जाता। और इसमें वैक्यूल जो है हमको बृहद रूप में देखने को मिलता है, जबकि इसमें हमको मुख्यतः छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है पादप कोशिका में एक तरफ देखने को मिलता है, और जो जीव कोशिका होती है उसके अंदर हमको मध्य में देखने को मिलता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की तरफ होती है, और जो सेल वॉल होती है बाहर की तरफ होती है। किसमें? पादप कोशिका में। और सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही पाई जाएगी, जबकि सेल वॉल केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और साइटोप्लाज्म इसमें दोनों में पाया जाता है। और न्यूक्लियस केंद्रक जिसे हम कहते हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलेगा? एक तरफ देखने को मिलता है, जबकि हम जीव कोशिका में हमें मध्य की तरफ देखने को मिलता है। ये दोनों ही कैसी कोशिकाएं हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। और हमें जहाँ तक हो सके कोशिश करनी है कि जो हम इनके जो नाम हैं वो इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इजी हो जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रदव्य जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम और गोल्गी का, जिसे हम इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम जिसे ना शॉर्टकट में ER भी कह देते हैं। राइबोसोम, लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडी। अभी हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। जो इस प्रोटोप्लाज्म है उसकी खोज किसने करी थी? पुरकिंजे ने। और यह तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जो कोशिका में पाया जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हक्सले ने कहा है। किसने कहा? हक्सले ने। जीव द्रव्य में जल की मात्रा जो होती है 80% होती है। जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो गाढ़ा द्रव भरा रहता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसकी खोज किसने करी थी? पुरकिंजे ने करी थी। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जो सेल के बाहर की ओर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यह पादप कोशिका और जीव कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह अर्धपारगम्य में होती है, जिससे कुछ वस्तु अंदर या बाहर जा सकती है कोशिका के अनुसार। यह लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। यदि हम क्वेश्चन करते हैं कि जो कोशिका किसकी बनी होती है, वो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम कोशिका का द्वारपाल भी कहते हैं। अध्ययन के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। हमको क्या पता चलता है इसके अध्ययन के बाद? कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड व प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसमें मुख्यतः जो लिपिड होता है वो किसका क्या होता है? एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो दो सतह में व्यवस्थित होते हैं। और जो अंदर वाली सतह जो होती है व्यवस्थित होते हैं, उनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर तथा जल बिरुपुंज सिरा अंदर की ओर होता है। यदि हम देखें तो जो कोशिका झिल्ली का जो
असल में जो नमूना था वो 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और झिल्ली के अंदर जो झिल्ली के भीतर गति करने की जो क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है, उसकी लिक्विडिटी पर निर्भर करती है। अब हम देखेंगे कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जिसमें जो किसमें केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में ही पाई जाएगी। और वो सेल्यूलोज की बनी होती है और ये पेड़ पौधों की रक्षा करती है। और जो कवक है वो उसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति को केवल यांत्रिक हानियों या संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि ये आपसी संपर्क बनाए रखने में भी मदद करता है और अवांछनीय वृद्धि अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है, जिससे बाहर के कोई भी जो कीट वगैरह है उसके अंदर ना लग सके। और न पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कि परिपक्वता के साथ घटती जाती है और उसकी स्थिति के कोशिका के भीतर तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लग जाता है। अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई थी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका है, कोशिका को अंदर से सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यदि हम कोशिका का कंकाल की बात करते हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह दो प्रकार की होती है, एक चिकनी सतह होती है और एक खुरदरी सतह होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे और आपस में जुड़े थैली युक्त ये केंद्रक के आसपास पाई जाएगी और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाएगी। और छोटी नलिका या जालिका तंत्र बिखरा रहता है और यह राइबोसोम प्रायः राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। कहाँ चिपके रहते हैं? बाहर चिपके रहते हैं। और जिस अंतःप्रद्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और राइबोसोम की अनुपस्थिति पर ईआर चिकनी लगती है। यदि राइबोसोम उसके ऊपर होगा तो वो खुरदरी सतह होगी, और जहाँ नहीं राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे वहाँ पर उसको चिकनी सतह के रूप में पाया जाता है। और जैसे चिकनी सतह पर राइबोसोम, यदि हम देखें जो चिकनी सतह होती है हम उसको स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, और इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए यह खुरदरी सतह होती है और ये वसा का संश्लेषण करती है, जबकि यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है।